Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 10 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। ये है हमारा पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करी गई है ड्रिंकिंग वाटर को लेकर। तो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, किस चीज़ के ऊपर, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। और उसके अंदर बताया गया कि जो हाफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी है, सिर्फ वहीं पर ही वाटर सप्लाई देखने को मिली है, वहीं पर ड्रिंकिंग वाटर देखने को मिला है। ठीक है, अदरवाइज जो आधे गवर्नमेंट स्कूल्स और अगर आंगनवाड़ीज रह गए वहाँ पर टैप वाटर अच्छी तरीके से वाटर का सप्लाई नहीं हुआ है। एग्जैक्टली ये बताया गया। और देखो हमारे पास इनफैक्ट हमने क्या लॉन्च किया था, 100 डे का कैंपेन लॉन्च किया था कि 100 दिन के अंदर 100% कवरेज हो जाएगा राज्यों के अंदर, 100% वाटर सप्लाई देखने को मिलेगा स्कूल्स के अंदर। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ीज है, वहाँ पर 100% वाटर सप्लाई देखने को मिलेगा। ये लॉन्च करा गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा अक्टूबर 2020 के अंदर, लेकिन ये चीज़ें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं और अभी तक सिर्फ और सिर्फ आधे गवर्नमेंट स्कूल्स और आंगनवाड़ीज़ में ये वाटर सप्लाई करवा पाए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डेटा देखेंगे कि देखो क्या बोला गया है। देखो 7 राज्य ऐसे हैं कंट्री के अंदर जहाँ पर 100% वाटर का कवरेज पूरा हो चुका है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 15% से भी कम है। मतलब कि ये जो स्कीम लॉन्च करी गई थी यहाँ पर अभी तक हम ये पूरा नहीं कर पाए। तो वो कौन कौन से 7 राज्य हैं जहाँ पर 100% टैप वाटर का कवरेज है? वो है आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब। इधर देखोगे जहाँ पर 15% से भी कम का कवरेज है वो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। मतलब यहाँ पे हालत बुरी है, यहाँ पर चलो सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, आगे मैं बताऊँगा उसके बारे में। देखो जो 8% से भी कम स्कूल हैं, ठीक है, लेस देन 8% ऑफ स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश, और 11% से कम स्कूल हो गए वेस्ट बंगाल के अंदर। और कुछ यहाँ पे आप देख पाओगे डेटा बताया गया है आंगनवाड़ीज का, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल में। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से वाटर सप्लाई नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली ये बात बोली गई है। उसके बाद बोला गया जो ये कैंपेन है, कैंपेन ये लाया गया था ताकि हम लोग वाटर सप्लाई दे सकें, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवा सकें, कुकिंग पर्पस के लिए जो पानी है वो पीने लायक हो, ठीक है, पीने लायक होगा तो उसे हम हर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। वॉशिंग हैंड्स इन टॉयलेट्स एवरी स्कूल। लेकिन यहाँ पर ये आप देख पाओगे कोविड-19 की सिचुएशन चलते सहित भी यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, है ना। और इसको लॉन्च करा गया था, इस कैंपेन को लॉन्च करा गया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ऊपर, ठीक, गांधी जयंती थी उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया। लेकिन आप देखोगे हमने 100 दिन का टारगेट लिया था, 100 दिन में इसको हम पूरा करेंगे, और 10 जनवरी को इसकी डेट पूरी हो रही थी, यानी 10 जनवरी 2021 जो अभी निकली है वहाँ पर डेट पूरी हो रही थी कि अब तक ये स्कीम पूरी हो जानी चाहिए, अभी तक सभी जगह पर 100% का वाटर कवरेज हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखोगे अब यहाँ पर डेट काफ़ी आगे निकल चुकी है। अभी क्या चल रहा है, अभी आप देखोगे यहाँ पर आज तारीख हो गई है 10 मार्च, अभी तक चीज़ें अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, सभी जगह पर वाटर की सप्लाई नहीं हो पाई है, ठीक है। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सिचुएशन सही नहीं चल रही है। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 100% कवरेज देखने को मिला है। तो आई होप आप लोग को आर्टिकल क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। भाई ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, हम इसको 2 बार द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और 1 बार डेली करंट अफेयर के वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बात क्या करी जा रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बात करी जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल कमेटी बनाई है, किसके लिए, जो 75वां इंडिपेंडेंस डे होगा उसको सेलिब्रेशन के लिए, कि उसको हम लोग अच्छी तरीके से कमेमोरेट करेंगे, उसको अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए अभी से तैयारी चल रही है। और ये 75वां इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, क्योंकि ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये 75वां इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाएगा आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, सभी लोगों को बताना है। नहीं मालूम है तो एक बार अच्छे से सर्च करो, उसमें देखो कि हाँ क्या है, फिर उसके बाद आकर बताओ। अब अगर हम बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो 5 पिलर्स हैं उन चीज़ों के ऊपर डिसाइड करा जाएगा कि हम किस तरीके से 75वां इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे। जैसे 5 चीज़ों को डिसाइड करा गया, फ्रीडम स्ट्रगल का हमारे पास जो थीम होंगे, बेसिकली जो थीम होंगे वो 5 थीम होंगे।
वो कौन कौन सा होगा? एक फ्रीडम स्ट्रगल होगा, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, क्या क्या अचीवमेंट्स कर लिए हमने, एक्शंस एट 75, रिजॉल्व एट 75। तो ये सारे हमारे थीम रहने वाले हैं जो 75th इंडिपेंडेंस डे होगा। और उसके बाद जो नेशनल कमेटी है, ये जो कमेटी बनाई गई है जिसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने की, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। आप देख पाओगे गवर्नर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल लीडर, साइंटिस्ट, ऑफिशियल, मीडिया पर्सनैलिटीज़, स्पिरिचुअल लीडर्स, ये सभी लोग पर्सनस हैं। और इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? टोटल 259 मेंबर्स हैं, इसको ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है, आता है हमारा यहाँ पर, ये थर्ड आर्टिकल बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। बात करी गई है, इंडियन रेलवे ने अनाउंस कर दिया है अपना एक नया हेल्पलाइन नंबर। पहले क्या होता था कि आपको अगर आप रेलवे में सफ़र कर रहे हो, ठीक है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सबके जो हेल्पलाइन नंबर्स हुआ करते थे वो अलग अलग हुआ करते थे। अब उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है, पूरा एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया है 139। तो इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है जो इंटीग्रेटेड रेल मदद हेल्पलाइन नंबर होगा वो 139 होगा। सभी टाइप की क्वेरीज, जितने भी आपको परेशानियां हो, आपको कोई भी कंप्लेंट हो या फिर आपको कोई सपोर्ट चाहिए अपने ट्रैवलिंग करते हुए, आपको कोई दिक्कत पड़ रही है, तो फिर आप सीधा सीधा कॉल लगाओ 139 के ऊपर, आपकी परेशानियों का हल निकाला जाएगा वहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रहा है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो? सीधा सीधा इस कॉल नंबर 139 के ऊपर कॉल कर सकते हो। ओके, ये सिंगल नंबर है, आपकी कैसी भी परेशानी होगी यहाँ पर रिजॉल्व कराया जाएगा ड्यूरिंग योर जर्नी, जब भी आप अपनी ट्रैवलिंग कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं घर पर बैठ के नंबर लगा रहे हैं ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एज द न्यू हेल्पलाइन नंबर 139, अब यहाँ पे जो ये 139 नंबर है, हमारा नया जो नंबर आ रहा है, ये देखो काफ़ी इजी है यार, याद रखोगे, यहीं से याद हो जाना चाहिए। इसको आप रिमेंबर कर सकते हो हमेशा की तरह। ठीक है, हमेशा इसको याद रखोगे, जब भी परेशानी हो सीधे सीधे उठाओ फ़ोन, मिलाओ 139। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात करी गई है। अब ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 12 भाषाओं में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, कितने? 12 लैंग्वेजेस के अंदर इसको अवेलेबल करवाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास स्मार्टफोन ही हो, आपके पास कोई सा भी मोबाइल यूज़र हो, आप कोई से भी मोबाइल यूज़र हो, कोई सा भी आपके पास फ़ोन हो, ऐसा नहीं है कि भाई टच स्क्रीन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, कोई सा भी फ़ोन हो आपके पास से ये कॉल लग जाएगी। और दूसरी चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने लॉन्च करा है सोशल मीडिया कैंपेन, और उस सोशल मीडिया कैंपेन में ये चीज़ ट्रेंड पर है, वन रेल वन हेल्पलाइन नंबर 139। मतलब कि इसको ट्रेंड करवाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से वाकिफ हो जाएं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी जा रही है स्कीम्स फॉर WCD मिनिस्ट्री। नई, अब यहाँ पर देखो क्या बात करा जा रहा है कि अच्छी तरीके से हम लोग अलग अलग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारे ये WCD क्या है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके प्रति जो भी स्कीम्स हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसके लिए ये 3 स्कीम्स को आप कह सकते हो 3 अम्ब्रेला स्कीम के अंडर में लाया जा रहा है। देखोगे यहाँ पर आप लोग क्या देखने को मिलेगा कि जितनी भी स्कीम्स होंगी रिलेटेड टू विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो 3 बड़ी स्कीम्स के अंदर में आ जाएगा। और 3 बड़ी स्कीम्स कौन कौन सी है? वो है मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति। ये कौन सी स्कीम्स है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पर इन तीनों को आप कह सकते हो बड़ी स्कीम्स का दर्जा दे दिया गया है। अब जो भी और भी छोटी छोटी स्कीम्स होगी वो इन सभी के अंडर में आएंगी। ये कौन सी स्कीम्स हैं? रिलेटेड टू दी वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, महिलाओं की और छोटे छोटे बच्चों की मदद करने के लिए यहाँ पे स्कीम्स को लाया गया था। तो यहाँ पे देख पाओगे ये स्कीम पहली हो गई सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इसके अंदर ढेर सारी स्कीम्स आ जाएंगी, जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज का पोषण अभियान हो गया, पोषण अभियान स्कीम हो गया गर्ल्स के लिए, नेशनल क्रेच स्कीम हो गया। तो ये सब क्रेच स्कीम मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड के डेवलपमेंट, जो छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करने के लिए यहाँ पर ये स्कीम क्रेच स्कीम बोलते हैं उन्हें हम लोग। ठीक है, क्रेच बोलते हैं बेसिकली चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर, चाइल्ड केयर को हम लोग बोलते हैं क्रेच। उसके बाद अगर हम बात करें मिशन वात्सल्य, तो इसमें भी यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस हैं, चाइल्ड वेलफेयर सर्विस है, वो इसके अंडर में आ जाएगा। तो ये जो 3 स्कीम्स हैं इनको एक बड़ी स्कीम का दर्जा दे दिया गया है। अब बाकी जो छोटी छोटी स्कीम्स होंगी वो इनके अंडर में आएंगी। और मिशन शक्ति स्कीम को एक बड़ा दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, मिशन शक्ति क्या है? मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट फॉर वीमेन एनवायरमेंट। वाह, ठीक है, तो मिशन फॉर जो भी वीमेन है, हमारी महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है,
उसके लिए यहाँ पर स्कीम है। अब जो छोटी मोटी स्कीम्स होंगी वो इसके अंडर में आ जाएंगी, जैसे कि संबल, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस, ठीक है, महिला पुलिस वॉलंटियर, वेमेन की हेल्पलाइन नंबर, स्वाधार, उज्जवल, विडो होम्स, ये सारी स्कीम्स होंगी वो सब इसके अंडर काउंट करी जाएंगी। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, सारी स्कीम्स को 3 पर्टिकुलर स्कीम्स के अंडर में डाल रहे हैं। और वो 3 बड़ी बड़ी स्कीम्स कौन सी हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, वो है मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति। तो इनके अंडर में जो भी स्कीम्स अब आ रही हैं छोटी मोटी, उन सबको इसके अंदर में डाल दिया जा रहा है। तो इसी वजह से इन तीनों स्कीम को अम्ब्रेला स्कीम बोले। अम्ब्रेला मतलब एक ही छतरी के नीचे ढेर सारी स्कीम्स को लेकर आना। ठीक है, एक बड़ी स्कीम के अंडर में छोटी स्कीम्स को इंक्लूड करना। उसके बाद देख पाओगे समर्थ्य है, ये भी इसके अंदर में आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रैच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स है ये सब इसके अंडर में आ जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। ठीक है, विरासत स्थल जो है हमारे, अगर हम बात करें, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, इन्होंने इन्फॉर्म किया लोकसभा को किस चीज़ के बारे में, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो डिक्लेयर करी गई है यूनेस्को के द्वारा, उसके बारे में। ठीक है, क्या है ये मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, इसी के ऊपर हमने आज का थंबनेल भी बनाया है। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें, इंडिया के पास, इंडिया की जो है 38 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो गई, जो भी हमारी ये महान विरासत स्थल हो गए, इनको आप कह सकते हो कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में डाल दिया गया है। कैसे डालते हैं मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो 38 जो है वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं आज के टाइम पर इंडिया की, ये आपको याद रखना है। और जितनी भी ये साइट्स हैं, जितने भी स्थल हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री आर कंजर्व, जितने भी ये स्थल हैं वो सब किसके अंदर में आते हैं, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, जिसने इनको प्रोटेक्ट किया है। और वो कौन प्रोटेक्ट करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कंजर्वेशन पॉलिसी। तो ये जो हमारे आप कह सकते हो जितने भी हमारे विरासत स्थल हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और आज के टाइम पर आपको याद रखना है, भारत की 38 जो है वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पर, इंडिया के पास 42 साइट्स हैं, 42 आप कह सकते हो 42 स्थल हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में आते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, ये है टेंटेटिव लिस्ट। अब यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट मतलब यहाँ पे जांच वगैरह होती है। ठीक है, जांच वगैरह होने के बाद जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है, यानी दुनिया के अंदर वो फिर जानी जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे आज के टाइम पर टेंटेटिव लिस्ट के अंदर और भी हमारे आप कह सकते हो स्थल हैं, वो कौन कौन से, एक तो धोलावीरा, एक हरप्पन सिटी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो दूसरी क्या है, दूसरी है हमारे शांति निकेतन। ठीक है, तो ये अभी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर हैं। तो बेसिकली और भी ज़्यादा हैं, अब यहाँ पर इनका नॉमिनेशन होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से जांच वगैरह करी जाएगी, देन उसके बाद इनको अपर लेवल पर सेंड करा जाएगा। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें जो ऑगमेंटेशन है इन साइट्स की, जो भी ये स्थल हैं इनको बढ़ावा देने के लिए ऑन दी वर्ल्ड हेरिटेज और टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्यों हम लोग करते क्यों है ये सब, ताकि जितने भी ये हमारे प्रसिद्ध स्थल हैं इनको दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाए। क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, वर्ल्ड के हेरिटेज की लिस्ट के अंदर में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू भी होगी और लोग जो है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यू भी मिलेगी इसको, एक दुनिया भर में लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आज के टाइम पर टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में काफ़ी सारे हमारे इंडिया के 42 स्थल हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें धोलावीरा की, तो एक हरप्पन सिटी है जिसने कि अपना नॉमिनेशन सबमिट कर दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, साल 2019-20 में ये सबमिट कर दिया था। ठीक है, उसी की तरह यहाँ पर ये शांति निकेतन है, इसने भी यहाँ पे सबमिट करा है। ये लोग चाहते हैं कि इनको भी एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में डाल दिया जाए। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का लास्ट आर्टिकल कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी ये आया था, तो मैंने सोचा यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको। बात करी गई है 50% कैप ऑन कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 1992 के अंदर एक जजमेंट आया था, और 1992 में वो जजमेंट कौन सा था, वो था इंदिरा सोहानी जजमेंट। उसके अंदर बोला गया था जो 50% रिजर्वेशन है वो होना चाहिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि वाकई में होना चाहिए, इसके ऊपर एक बार रिविजिट करना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसको दोबारा से देखना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मराठा में यहाँ पर कुछ और सिचुएशन हुई थी। देखोगे आप यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले तो मैं आपको इसी पिक्चर के थ्रू सब चीज़ें पढ़ा देता हूँ। बोला गया, इंदिरा गांधी जजमेंट आया 1992 के अंदर, इन्होंने बोला जो फिक्स रिजर्वेशन है 50% तक, उसमें ज़रूरत है एक बार हम लोग रीलुक कर लेते हैं, वापस से देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो रीलुक करा जाएगा दोबारा से देखा जाएगा वो लार्जर बेंच के द्वारा देखा जाएगा। मतलब कि जो ये जजमेंट आया था अभी 1992 में, ये 9 जज की बेंच थी। अब जो है इसको वापस से देखा जाएगा तो 11 जज की बेंच बनाई जाएगी या फिर 13 जज की बेंच बनाई जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर में जो है बेंच बनाई जाती है, इतने जजेस बैठकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप दूसरी चीज़ देखोगे,
व्हेन द मराठा कोटा लॉ इज कवर्ड बाय एग्जेम्पशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बाय विच रिजर्वेशन कैन क्रॉस द 50% मार्क। अरे भाई दिमाग से उड़ गया। देखो यहाँ पे पहली बात मराठा को क्यों इतना न्यूज़ में लिया गया है। मराठा के कोटा लॉ के अंदर कुछ और ही बताया गया था। यहाँ पे बाकी स्टेट क्या कर रहे थे, 50% तक रिजर्वेशन ले रहे थे, ठीक है, हाँ 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन मराठा के अंदर 50% का रिजर्वेशन मराठा के लिए क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, मराठा का जो कोटा लॉ लेकर आ रहे थे मराठास के लिए, उनके लिए हम लोग 50% से भी ज़्यादा कर रहे थे। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ वापस से जो है इसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि 50% तक चलो ठीक है, लेकिन 50% से ऊपर जो है अगर रिजर्वेशन हो जाएगा सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये वही बेसिकली बताया गया, 1992 का जजमेंट आया। ठीक है, वापस से रिलुक करने की ज़रूरत पड़ गई है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि यहाँ पर ये देखोगे आप मराठा कोटा लॉ के बारे में बताया गया। यहाँ पर 50% की लिमिट को क्रॉस कर रहा था महाराष्ट्र, लेकिन अब यहाँ पर वो क्रॉस कर रहा था, तो उसी वजह से ये चीज़ चैलेंज करी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फाइनली लेकर आ चुका है कि हम लोग वापस से इसको देखेंगे, वापस से जजेस वगैरह बैठेंगे, देखेंगे कि हाँ इतना रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ करते हैं अपना डेली करंट अफेयर के वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।